नमस्कार दोस्तों। समय बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, हर चीज बदल रही है। मोदी डर रहे हैं। 56 इंची का कमाल खत्म हो गया है। छाती सिकुड़ गई है। बोलने में जवान लड़खड़ाने लगी है। बावजूद इसके उनके लोग झूठ बोलने में, मक्कारी परोसने में और नफरत फैलाने में, नफरत के प्रयोगशालाएं चलाने में कहीं पीछे नहीं। जी हां, मैं भारतीय जनता पार्टी की ही बात कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी की ही बात कर रहा हूं कि यह हालत हो गई। आप याद करिए, नरेंद्र मोदी से आखिरी वक्त में बड़े क्लोज रिलेशन हो गए थे प्रणब मुखर्जी। वही प्रणब मुखर्जी जिन्होंने जिंदगी भर कांग्रेस का खाया, उनके बच्चों ने कांग्रेस का खाया, उनके पास जो कुछ था वो कांग्रेस और गांधी परिवार की वजह से था। वो जो बने उसके कारण बने, देश के सर्वोच्च पद पर कांग्रेस ने पहुंचाया। लेकिन अंत में जाके उन्होंने आरएसएस मुख्यालय में मत्था टेक दिया। भारत के पहले राष्ट्रपति थे जो आरएसएस मुख्यालय पहुंच गए। नतीजा क्या हुआ? उनकी बेटी शर्मिष्ठा ने भाजपा के निर्देश का पालन किया, नरेंद्र मोदी के निर्देश का पालन किया और एक किताब लिखी। उसमें अपने पिता की वजह से तो जीवनी लिखी थी, लेकिन उसमें राहुल गांधी को बचकाने से लेके सब कुछ दिखाने की कोशिश की गई। वही किया गया जो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस का, मोदी का एजेंडा होता है। उस एजेंडे का काम किया गया। आज मौसम बदल रहा है, तब वो कहती हैं कि मुझे बड़ी खुशी होती है, मैंने अभी कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है, मैं कांग्रेस की सदस्य हूं, मान न मान मैं तेरा मेहमान वाली स्टाइल में। और अब राहुल गांधी बहुत अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने, उनके प्रयासों ने ही कांग्रेस को 44 से 99 पे पहुंचा दिया है और न जाने क्या क्या बताती हैं। बहरहाल उनकी ये सारी बातें सुनने के बाद में एक ही चीज लगती है कि अब बदली बदले से दिखाई। राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका में है। वहां पर पहुंच के वो कहते हैं कि आज यह स्थिति हो गई है नरेंद्र मोदी की, देश की जनता ने, यहां के 90% लोगों ने यह दिखा दिया है नरेंद्र मोदी को कि तुम्हारी छाती 56 इंची की नहीं है। और अब उनकी छाती सुकड़ गई, डरने लगे हैं। तो जब डरते हैं तो इसी तरह की हरकतें करते हैं। राहुल गांधी तमाम विषयों पर वहां नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर बात करते हैं, और जब वो यह बात करते हैं तो उनको डर लगता है, और जब डर लगता है तो झूठ, नफरत और न जाने क्या क्या फैलाने का काम करते हैं। हालत यह हो गई है कि राहुल गांधी ने सच बोला कि कैसे भारत के अंदर अल्पसंख्यकों की यह स्थिति कर दी है कि एक सिख अपनी पग पहन पाएगा या नहीं पहन पाएगा, वो गुरुद्वारे जा पाएगा नहीं जा पाएगा, कोई मुस्लिम अपनी मस्जिद जा पाएगा नहीं जा पाएगा। इसी तरीके से तमाम अल्पसंख्यकों के साथ में हो रहा है। यह अब भाजपा तय कर रही है। First of all, you have to understand what the fight is about. Fight is not about politics. That is superficial. What is your name? Brother, here, with the turban. What is your name? Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. For all religions. Fight is also about, I can see here in the crowd, people from Tamil Nadu, Punjab, Haryana. I can see all these people.
Telangana, Karnataka, Andhra Pradesh, right? So now, see, when I say Kerala, now, see, I've been a member of parliament for Kerala. So when I say Kerala, first Maharashtra, Andhra Pradesh now. So first when you don't understand these things, you say Kerala is just a simple word. Or you say Punjab, a simple word. But these are not simple words. This is your history, your language, your tradition, your entire imagination is in these words. And what the RSS is basically saying is that certain states are inferior to other states, certain languages are inferior to other languages, certain religions are inferior to other religions, certain communities are inferior to other communities. This is what the fight is about. We are of the opinion that whether you are from Punjab, Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh, all of you have your history, all of you have your tradition, all of you have your language, and every single one of them is as important as any other one. So how can you, the people from Tamil Nadu who are sitting here, what would you do if somebody told you cannot speak Tamil? How would you feel? How would you react? That is the ideology of the RSS. That Tamil, Marathi, Bengali, Manipuri, these are all inferior languages. That's what the fight is about. It ends up in the polling booth. It ends up in Lok Sabha, Vidhan Sabha. But the fight is about what type of India we are going to have. भाजपा बताएगी आप क्या खाएंगे और क्या नहीं खाएंगे, ये आरएसएस तय करेगा। राहुल गांधी ने इसको लेकर के बोला तो भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ फैलाने में लग गए कि उन्होंने सिखों का अपमान किया, उन्होंने तो ऐसा कर दिया, उन्होंने तो वैसा कर दिया। और जब इस तरीके से करने के लिए उनके मंत्री हरदीप पुरी, सिख कौम के जो उनके पास हैं लोग, जो एक प्रकार से सिख कौम के गद्दार लोग हैं, उनका इससे, जिन्हें उसी पंजाब ने हराया है, उन्हें जगह नहीं दी है, तो ऐसे ऐसे लोग उन पर टिप्पणी करने लगे। बहरहाल कोई बात नहीं, हम ये समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों को अंग्रेजी नहीं आती होगी तो शायद समझ नहीं पाए होंगे, नहीं तो पूरी बात समझ जाते। चलिए, इसके बाद दूसरा फैलाया जाता है कि राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि वो आरक्षण खत्म करा देंगे, वो तो ये कर देंगे। अरे बड़ी अजीब सी स्थिति लगती है, कैसा झूठ फैला रहे। तो राहुल गांधी से सवाल पूछा गया कि आप कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, आप आरक्षण के कब तक लागू रहेगा? The elephant in the room is that 90% of India, OBCs, Dalits, Adivasis, they don't play the game. They're not even in the game. Caste census is one of three ideas. It's a simple exercise to say, okay, we got independence 1947. We've been going for a while now. Let's see how have the lower castes, backward castes, Dalits, how have they integrated into this system? What is it actually that they're participating in? Now, there are two other components. One is the idea of a socio-economic survey. So we want to not only understand how many Dalits there are, how many OBCs there are, but we want to understand what their social position looks like, what their financial position looks like, what their economic position looks like. And the third component, which I think is very important, we want to take a look at India's institutions. We want to look at the media, healthcare, we want to look at education, the owners, the structures that deliver these services. And we want to get a sense of what is India's participation in these institutions. This is now an unstoppable idea. So if somebody thinks that now they are going to stop 90% of India from asking these questions, from demanding a census, from asking the question about how much participation do they have in our institutional structure,
I don't think it's going to work. I think that the pressure is way too powerful. It's not a question of caste or religion or Hindutva or anything else. It's a question of fairness. I frankly, as a politician, I don't want to live in a country where 90% of the people do not have access to opportunity. I'm not interested. उन्होंने कहा यह कास्ट सेंसस बेहद जरूरी है, क्योंकि जब यह होगा तभी पता चलेगा कितनी संख्या है, किसकी कितनी है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, कैसे है, तो उसको क्या क्या मदद कैसे की जाए, इस पर काम किया जा सकेगा। नहीं तो तब तक किया नहीं जा सकता है। और इसको लेकर के राहुल गांधी ने बड़ी बात करी। जब राहुल गांधी ने यह बात करी तो उन्होंने कहा कि फिर यह आरक्षण कब तक लागू रहेगा। उनका तब तक लागू रहेगा जब तक दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और वंचित वर्ग को उसका हक नहीं मिल जाता है, वो बराबरी पर नहीं आ जाते हैं, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और भौतिक रूप से। जब तक वो सब बराबरी पे नहीं आ जाएंगे, सबको समान नहीं समझा जाएगा, तब तक यह लागू रहेगा। I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%. We want a comprehensive understanding first of what's going on, and then we're going to apply a series of policies to correct it. Reservation being one of them. Caste is a central issue in India. It's a fundamental issue in India. I don't think the idea of untouchability exists anywhere else. Untouchability is way beyond an economic idea. You simply cannot be touched. It's discrimination on many different axes. The Congress party has always, right from even before independence, we've always fought for the idea that India should be a fair country. The idea that all India's citizens should be treated the same way. We feel very strongly that there is a very deep problem of participation, and we're going to address that problem. और कास्ट सेंसस करा के हर व्यक्ति को हक देने का काम किया जाएगा। परेशानी हो गई तो मायावती से लेके तमाम सारे दलित वो उतार दिए गए और उनको कर दिया गया। आजकल उनकी बी टीम बना हुआ है वो चंद्रशेखर आजाद, जिसको जम्मू कश्मीर और हरियाणा में लड़ने के लिए जेड सिक्योरिटी दी गई है। कहा गया है आप लड़िए, आपको इतनी सिक्योरिटी दी जा रही है, आप आराम से करिए, और उसमें मदद की जा रही। क्यों? जिससे कि कांग्रेस के दलित वोट काटे जा सके, झूठ बोला जा सके। तो ये है। बसपा का भी गठबंधन करा दिया गया इनेलो से। इसीलिए बसपा और इंडियन नेशनल लोकदल का अलायंस हुआ है, इसीलिए जेजेपी और चंद्रशेखर का अलायंस हुआ है, ताकि कांग्रेस पार्टी के उस दलित वोट बैंक में सेंध लगाई जा सके। और वो अलायंस किसी ने करवाया है, दिल्ली से करवाया गया है। हरियाणा की राजनीति में दलित वोट बैंक को तोड़ने के लिए दो अलायंस किए गए हैं, जेजेपी का और चंद्रशेखर रावण का, और आईएनएलडी का और बहन जी का। लेकिन समस्या ये है कि आईएनएलडी और जेजेपी की क्रेडिबिलिटी ऑल टाइम लो है। मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को, इसलिए अलायंस का फायदा ज्यादा होने वाला नहीं है। एक तरफ जहां यह आरोप लगता है कि जाट ही हमला करते हैं दलितों पर, हालांकि होता नहीं है ऐसा, लेकिन तब यह तक प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह का खेल है। जबकि हरियाणा 36 बिरादरी का है, सब एक दूसरे को साथ लेके चलते थे, लेकिन नफरत फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, जातियों और धर्मों को बांटने का काम उन्होंने किया। जिस हरियाणा में पूरे देश में चिल्लाते थे कि मुस्लिम का हमें वोट नहीं चाहिए, मुस्लिम को वो नहीं चाहिए, वहीं उस हरियाणा में पहली बार राहुल गांधी के बोलने के कारण मुस्लिम को टिकट देनी पड़ रही, क्योंकि राहुल गांधी ने कल ही कहा था अमेरिका में कि किस तरीके से मुस्लिम से इन्हें परहेज, तो उसे टिकट दे दिया। जम्मू कश्मीर में दिया है, और जम्मू कश्मीर के अलावा आप याद करिए केरल में भी दिया था पहली बार। तो इस तरीके की स्थिति है। बहरहाल दूसरी तरफ असम में मुस्लिम्स पे हमला होता है, और जिस तरीके से उन्हें करते हैं किसी से छिपा नहीं। चलिए, ये हुआ। इसके बाद तीसरा कि राहुल गांधी तो चीन की प्रशंसा कर रहे हैं। राहुल गांधी तो चीन के प्रशंसक है, चीन के राहुल गांधी प्रशंसक नहीं। चीन के साथ में नरेंद्र मोदी के रिश्ते। नरेंद्र मोदी ही हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री हैं जो इतने बार चीन गए, वहां मत्था टेका। और नरेंद्र मोदी एक
ऐसे प्रधानमंत्री जो 2 दर्जन बार चीन के राष्ट्रपति से डिफरेंट प्लेसेस पे मिल चुके हैं, उनको झूला झूला चुके हैं, उनके स्वागत में जाने क्या क्या समझ लीजिए सेज सजा चुके हैं। तो यह नरेंद्र मोदी है। बहरहाल राहुल गांधी ने क्या कहा वह भी समझिए। राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग यानी उद्योग धंधे जो हैं हमारे यहां के उत्पादन है उसे भारत का बर्बाद किया गया है और उस कारण से यहां बेरोजगारी की स्थिति अथाह है। चीन में बेरोजगारी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि धीरे धीरे जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो चीन में शिफ्ट हो गई और चीन में होने से वहां इतना काम हो रहा है कि बेरोजगारी की स्थिति नहीं आ रही। भारत के अंदर बेरोजगारी इतनी तेजी से बढ़ रही है। तो हमें अपने युवाओं को रोजगार देना है, सब कुछ करना है, तो इस दिशा में उस तरह से काम करना होगा कि रोजगार हमारे यहां जनरेट हो, हमारे यहां उद्योग चले, हमारे यहां काम हो। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने भारत के व्यापार पर चीन का कब्जा करा दिया। भारत का जो व्यापार घाटा है वो 125 लाख करोड़ का है। 125 लाख करोड़ का घाटा हम उठा रहे हैं चीन से, लेकिन हम सब कुछ चीन में दे रहे हैं। आप अपने घरों में देखिएगा, हर सामान में दूसरा सामान आपको चीन का मिलेगा या हर 3 में से 2 सामान चीन के होंगे। तो इस तरह की स्थिति है। आपकी कुर्सी हो, आपकी मेज हो, आपके दूसरे इक्विपमेंट्स हो, आपकी लैपटॉप हो, सब कुछ चीन से हो रहा है। तो यह दशा है, खाने की दवाओं से लेके सब। तो नरेंद्र मोदी ने यह हालत कर दी है कि सब चाइनीज, इवन वंदे भारत ट्रेन चाइना के। तो जो चाइना को ये कर रहा हो वो ये बताते हैं। और वहां का जो सरकारी अखबार है ग्लोबल टाइम्स, वो नरेंद्र मोदी की प्रशंसा में गुणगान करता है। वो कहता है युगों युगों तक नरेंद्र मोदी जैसा कोई नहीं आएगा। अब आप समझिए, इतनी प्रशंसा जो करता है, क्यों करता है? क्योंकि उसे धंधा मिलता है। वो भारत की जमीनें कब्जा कर रहा है, भारत के 20 सैनिकों को मार देता है, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री उसका चीन का चा नहीं नाम लेता, चा नहीं कह पाता, उसकी यह हिम्मत नहीं होती है। और हमारा वित्त मंत्री कहता है वो तो इतनी बड़ी इकोनॉमी है, विदेश मंत्री कहता है कि इतनी बड़ी इकोनॉमी है कि हम उससे क्या कर सकते हैं। अब आप सोचिए, इतना डरा हुआ सहमा हुआ प्रधान। तो राहुल गांधी जब उनका सच बताते हैं कैसे आरएसएस बीजेपी नफरत फैलाने का काम करते हैं, इस देश को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। मणिपुर लगातार 1.5 साल से चल रहा है। आज यह हालत हो गई कि 10 दिन में वहां 11 लोग मर चुके हैं। रॉकेट लॉन्चर तक से हमले हो रहे हैं, ड्रोन से हमले हो रहे हैं, सैन्य छावनियों पर हमले हो रहे हैं। तब आप सोचिए क्या बदतर दशा है। और ऐसे में वहां की महिलाएं, वहां के बच्चे, वहां के नागरिक, वहां के जितने छात्र हैं वो प्रदर्शन निकाल के यह करते हैं, लिखते हैं स्लोगन कि मणिपुर को तबाह मत करिए, मणिपुर को नेस्तनाबूद मत कीजिए, बचाइए, मणिपुर भारत का ही हिस्सा है। अब मोदी को यह बताना पड़ा है कि मणिपुर भारत का हिस्सा है। दुनिया में घूम आते हैं, वहां नहीं जाते। प्रियंका गांधी इसको लेकर के बड़ा स्पष्ट कहती हैं कि कैसे बर्बाद किया है आप। यह स्थिति है। राहुल गांधी वहां हो आए हैं, 3 बार हो आए हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं जाए, उन्हें डर लगता है। तो आप समझ लीजिए, इतना डरपोक प्रधानमंत्री आपने कभी नहीं देखा होगा। यह डर है आपको, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं कि अनुच्छेद 370 और 35 से का जो क्लॉजेस खत्म हुए थे, उसके बाद नरेंद्र मोदी 5 साल बाद हिम्मत कर पाए थे जम्मू कश्मीर जाने की। आज भी उनको जाने में डर लगता है। और जब गए तो सैनिक छावनी बना दिया गया था पूरा कश्मीर, इस तरह की दशा। तो यह इनका डर है। पहले आतंकवाद सिर्फ घाटी तक सिमटा था, अब वो जम्मू में भी आ चुका है। यह नरेंद्र मोदी ने बताया। उसके अलावा नफरत की रिवाएं चल रही। पंजाब को जिस तरीके से खालिस्तानी, पाकिस्तानी और न जाने क्या क्या कह के बदनाम करते हैं, सिख कौम को बदनाम करते हैं, तो ये वही लोग हैं।
किसानों को जिस तरीके से बताया, इन्होंने गालियां दी, इनके नेता गाली देते हैं, वो किसी से छिपा नहीं। हत्यारा, बलात्कारी, सब कुछ बताती है कंगना रनौत। और इसके बाद यदि आप देखें इसी तरीके से लड़कियां रेप का शिकार हो रही, दूसरी घटनाएं हो रही। आप इतनी बड़ी घटना हो गई कुशीनगर में, एक महिला को अपने बच्चे को बेचना पड़ा 4,000 रुपया इलाज का पेमेंट करने के। सोचिए किस दशा में है। ये कहते हैं कि हमने आयुष्मान भारत बना दिया है, ये बना दिया है, वो बना दिया। तभी राहुल गांधी उस सच को बताते हैं, और जब सच को बताते हैं तो इनकी हवा निकलती है, और जो इनका गुब्बारा फुलाया हुआ है झूठ का, वो फटने लगता है। जब फटता है तो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी अपने 1 दर्जन मंत्रियों को लगा देते हैं राहुल गांधी के खिलाफ बोलने। क्यों? राहुल गांधी बकवास बोलते हैं तो जरूरत ही नहीं, इसलिए क्योंकि डर लगता है राहुल गांधी से। I get to see it in Parliament. I see the Prime Minister right up front, and I can tell you that the idea of Mr. Modi, 56-inch chest, direct connection with God, that's all gone. It's history now. राहुल गांधी को दुनिया सुनती है, राहुल गांधी को सिर्फ गोबर दिमाग ही इग्नोर करते हैं, बाकी हर व्यक्ति सुनता है, तो डर लगता है। तो 1 दर्जन मंत्री लगा देते हैं, वो तमाम तरह के, चाहे किरण रिजिजू हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे गिरिराज सिंह हो, ऐसे जितने नाम ले लीजिए, बहुत सारे भाजपा के तमाम नेता बोलने लगते हैं। सैकड़ों नेताओं के, मुख्यमंत्रियों के बयान आने लगते हैं, सब राहुल गांधी पे हमला करते हैं, झूठ बिल्कुल करते हैं, और उसके बाद उनके प्रवक्ता न जाने क्या क्या बोलने लगते हैं। तमाम अखबारों, चैनलों को निर्देश उनके मालिकों को हिरेन जोशी दे देता है, जो पीएमओ में बैठा है, कि ये हेडलाइन होनी चाहिए, ये वो होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। ये वही हिरेन जोशी है 2008 से नरेंद्र मोदी के साथ, लगातार उनके साई की तरह, और वो ऐसे चलाता है जैसे वही मालिक हो। तो वो वही करता है, तमाम मंत्रियों को आदेश देता है। तो हिरेन जोशी के आगे गोदी मीडिया के चैनल हो, अखबार हो, घुटने पे ऐसे मालिक खड़े होते हैं जैसे मालिक वही है। तो आप समझ सकते हैं मीडिया हाउसेस की आज दशा क्या हो। तभी तो राहुल गांधी कहते हैं आज देश का सारे लोकतंत्र की जो स्तंभ है, उन सब पर नरेंद्र मोदी ने कब्जा करा लिया है, आरएसएस, बीजेपी ने, और उसके जरिए नफरत फैलाते हैं, ये करते हैं। लेकिन डर इतना है, जैसा मैंने बताया, हरियाणा में ही पेहोवा में टिकट दिया था सिख धर्म के व्यक्ति को, तुरंत ही अभी ज्वाइन कराया था पार्टी में, और उस आदमी ने कहा नहीं हम टिकट नहीं लेंगे, वापस कर दिया। तब फिर सिख कोई मिला नहीं तो दूसरे उसको देना पड़ रहा है, सिख बाहुल इलाका है। इसी तरीके से तमाम जगह होगा। विनेश फोगाट के खिलाफ कोई लड़ने को नहीं तैयार, तो फिर दूसरे सफीदों क्षेत्र का रहने वाला, यानी उस क्षेत्र का नहीं, दूसरे क्षेत्र का रहने वाले को टिकट दिया जाता है। तो यह स्थिति है। तो इससे आप समझिए ये इतना डर गए, कश्मीर में लड़ने के लिए कोई भेज नहीं पाते, वहां की आतंकवादी पार्टी को समर्थन करने के लिए तमाम सीटों पे अपने प्रत्याशी नहीं उतारते। यह अपने आप में दिखाता है कि किस तरह के खेल नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि डर गए और झूठ बोलते हैं। क्यों? नरेंद्र मोदी ने ही कहा था, याद करिए, झूठ बोलो, इतना बोलो, बार बार बोलो, कि सब झूठ ही सच लगने लगे। गोएबल्स के नियम का पालन करते हैं, क्योंकि हिटलर के पूजक है, वही दिखाई दे, लेकिन हवा निकल चुकी है। जय